नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मानकर चलिए बिसात बीत चुकी है। फिर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों के जो दिग्गज हैं वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी सीकर होकर गए, किसानों जवानों को सौगातें देकर गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा भी दिया और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष भी किए। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कल जयपुर आएंगे और बीजेपी दफ्तर में बैठकर दिन भर संगठनों की मैराथन बैठकें लेंगे, या कहें कि जीत की स्क्रिप्ट लिखते नजर आएंगे। वहीं आगामी चुनाव में जीत की रणनीति किस तरीके की हो और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी क्या हो, यह दिया जाएगा। नड्डा अपनी प्रदेश टीम के साथ हर उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिससे कि राजस्थान की कमान हासिल की जा सके। दूसरी तरफ जरा समझिए, कांग्रेस राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने के मूड में है, यानी कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी इस रिवाज को बदलना चाहती है और कांग्रेस चाहती है क्यों नहीं कि इस रिवाज को बदल दिया जाए और एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। इसको लेकर विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मानगढ़ आएंगे। मानगढ़ में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूंकते नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि राहुल की सभा में इतनी भीड़ जुटेगी कि मोदी ने अब तक राजस्थान में जो 6 रैलियां की है वो उससे काफी नीचे रह जाएगी। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि जिस पार्टी के आदिवासी इलाके में मजबूत पकड़ होती है, सरकार उसी की बनती है। कांग्रेस अपने परंपरागत आदिवासी वोटों को एकजुट रखने के लिए विश्व आदिवासी दिवस के मौके का सियासी इस्तेमाल करने की रणनीति पर चल रही है। आज बात इसी मुद्दे पर कि ऑपरेशन राजस्थान में किसके पास कौन कौन सी शस्त्र है। अगस्त 2023 को हमारे नेता राहुल गांधी जी उन्होंने 9 तारीख के लिए मन बना लिया है। तो क्या राहुल गांधी आएंगे और आदिवासी अंचल से पूरे राजस्थान के अंदर सियासी संदेश देकर जाएंगे, कहीं कि कांग्रेस की तरफ से शंखनाद करके जाएंगे? और दूसरी तरफ जेपी नड्डा के दौरे के मायने क्या है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी और हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, और बीजेपी से हमारे साथ मुकेश पारिक जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वर्णिम, आपके साथ 9 तारीख को क्या इसलिए चुना गया कि राहुल गांधी को यह दिखा दिया जाए कि देखिए आपको सुनने के लिए आदिवासी अंचल में कितने लोग आए हैं, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो तारीख चुनी गई उस पर कोई आए ना आए, आदिवासी वहां आते ही हैं। देखिए विजेंद्र जी, 9 तारीख इसलिए चुनी गई है कि विश्व आदिवासी दिवस तो है ही, और जो मानगढ़ और उसके आसपास का एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो जिला राजस्थान का पड़ता है, वहाँ के आदिवासियों से जो है गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है। नेहरू जी भी वहाँ आए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, इंदिरा गांधी आती रही, सोनिया जी अनेक दफ़ा वहाँ आई और लोगों के बीच अच्छा समन्वय है। और निश्चित रूप से जब विश्व आदिवासी दिवस है और हमने ये तय किया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मानगढ़ धाम पर ही हम आदिवासी दिवस को मनाएंगे, तो राहुल गांधी जी को हमने इनवाइट किया था। उसका 2 कारण हैं। एक कारण यह भी है कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी भी आके गए थे, बड़ी चर्चा थी कि मानगढ़ धाम जो विश्व प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पे अंग्रेजों के समय में जलियांवाला बाग से भी बड़ा एक कांड हुआ था, गोली से हमारे आदिवासी भाई मारे गए थे 1500 करीब, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जैसा कि विदित है, राजस्थान जब आते हैं और खाली हाथ वापस खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, कुछ हिस्से राजस्थान के आता नहीं है। तो अब ये दिखाया जाएगा वहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी आपने जो सभा की थी उसके अलावा जो राजस्थान में कांग्रेस सभा करने वाली है उसमें कितना अंतर है। और दूसरा संदेश ये होगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अब अपना उच्च स्तरीय जो हमारा कहना चाहिए कैंपेन होता है वो स्टार्ट कर दिया। हमारे राष्ट्रीय नेता अब लगातार आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाएगा। आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पर कितनी संख्या में आदिवासी पहुंचते हैं?
आप तो जब हमारी सभा हो नहीं, नहीं, मानगढ़ सभा नहीं धाम सर, पे मैं तो वैसे आएंगे। पूछ रहा हूं, आदिवासी दिवस पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, वहां से कितने आदिवासी पहुंचते हैं? कोई तो आंकड़ा होगा आधिकारिक, मानगढ़ धाम हर पे साल होती है। तो हजारों लोग आते ही हैं, लेकिन जो हमारी सभा में आएंगे, हमारी सभा में हमें सुनने आएंगे, कांग्रेस की सभा में कांग्रेस का समर्थन करने आएंगे, राहुल गांधी जी का समर्थन करने आएंगे, वो संख्या महत्वपूर्ण होगी। उस संख्या को आप देखिएगा। और सबसे बड़ी योगी बात जी, ये क्या है- वाकई में उस संख्या को अलग किया जा सकता है? हालांकि ठीक है, सियासत अपने अंदाज में होती है, और जब पका पकाया एक मैदान मिल जाए और वहां आपको अपनी बैटिंग करने का मौका मिले, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिए विजेंद्र, पिछली दफ़ा इसी 9 अगस्त के दिन मैं वहाँ था मानगढ़ पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा थी और अजय माकन उस समय कांग्रेस के इंचार्ज थे। तकरीबन 8 लाख लोग थे, ऐसा मतलब कहा जा सकता है। इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। और बड़ी तादाद में लोग न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से भी ट्राइबल्स वहाँ पर आते हैं, गुरु गोविंद को वहाँ पर उनकी समाधि को नमन करते हैं। और यहाँ ये पूरा बेल्ट, ये बात सही है स्वर्णिम जी की कि ये बेल्ट एक ज़माने भर तक कांग्रेस का बहुत मजबूत इलाका रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से विजेंद्र यहाँ कांग्रेस का ग्राफ डाउन गया है। इसके पीछे कारण लोकल पार्टीज़ है, इसके पीछे कारण ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने वहाँ पिछले कुछ सालों में आरएसएस खास तौर से, जिन्होंने जनजाति वर्ग के बीच में अपने उपक्रम के ज़रिए वहाँ पर एक जड़ें जमाने का काम किया, तो ये कहा जा सकता है। और दूसरी ओर एक बड़ा फैक्टर था वहाँ हिंदू और मिशनरीज का। आप अब कभी जाएंगे उस इलाके में तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर बड़ी संख्या में काफ़ी बड़ी संख्या कही जा सकती है। जो मैंने कल प्रोग्राम भी किया था कि बीते 10 सालों में किससे 70 से 80 वहाँ चर्च बन चुके हैं, कई वहाँ पे सरपंच ईसाई हो चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि ईसाई इस वक्त हैं वहाँ पर। तो ये सच है, बांसवाड़ा के आसपास के बेल्ट में मिशनरीज बहुत तेजी से काम कर रही हैं, या कहीं कि लोग उस तरफ जा रहे हैं? ये पूरा बेल्ट बहुत ही मजबूत बेल्ट कांग्रेस का था, जो अब नहीं है। आप देख सकते हैं कि डूंगरपुर में ज़िले में 1 सीट है, बांसवाड़ा में 2 सीटें हैं, और बीजेपी के कुछ विधायक ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूत है जी। आप आसपुर से लगातार गोपीचंद मीणा जीत रहे चुनाव, सलमपुर सीट से आप लगातार आप मान लीजिए 3 बार से कांग्रेस वहाँ आ रही है। झाड़ोल बाबूलाल खराड़ी जो इस बार बेस्ट एमएलए बने बीजेपी के, गुलाबचंद कटारिया, और उससे पहले सुंदर सिंह भंडारी ने बहुत काम इस इलाके में किया, भानु कुमार शास्त्री ने बहुत काम किया। और खासतौर से गुलाबचंद कटारिया का जो एजेंडा रहता था वही ये रहता था कि ट्राइबल सीट पर जो वहाँ का जनरल वोट है और ओबीसी वोट है, उस वोट बैंक को वहाँ पर पूरी तरह शिफ्ट किया जाए। अशोक गहलोत ने अब की बार महंगाई राहत शिविर हो या और जितनी भी बड़ी योजनाएं हो, आपको ध्यान है सलमपुर को जिला बनाने का ऐलान किया गया और बांसवाड़ा को संभाग बनाने का काम किया गया। तो एक तरह से अशोक गहलोत, मुझे लगता है कि अपने पूरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अगर दौरे अशोक गहलोत ने कहीं किए हैं तो वो उदयपुर डिवीजन में किया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर बहुत बड़ी संख्या में वो गए हैं, और राहत शिविरों का भी उन्होंने लगातार 2 या 3 बार यहाँ जाकर उन्होंने विजिट करके अवलोकन किया है। तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को योजना अभी नहीं बन रही थी, लंबे समय से योजना थी कि ट्राइबल बेल्ट से। आपको लगता है कि वक्त मुफीद है? देवेंद्र जी, मैं इस सवाल को इस तरीके से उठा रहा हूं क्योंकि जैसे योगेश जी ने कहा कि भाई ईसाई बहुत तेजी से बढ़े हैं उस इलाके में, उनको छोड़ के अगर मैं एक शब्द आदिवासी इस्तेमाल कर भी लूं तो मणिपुर में जो घटा है, और वहां भी ईसाई एक बड़ा फैक्टर रहा है, और इस वक्त उसको लेकर पूरे देश के अंदर आवाज उठ रही है। वो आवाज उदयपुर के आदिवासी बेल्ट में भी उठ रही होगी। तो क्या राहुल गांधी क्योंकि मणिपुर होकर आए हैं, वो एक असर इस बेल्ट के अंदर इस सभा के दौरान भी दिखाई दे सकता है कांग्रेस की तरफ? देखिए विजेंद्र, जो मणिपुर की घटना है वो एक दुखद त्रासदी की घटना है। मैं नहीं समझता कि इस तरह के माहौल और इस तरह का वातावरण जो है राजस्थान के आदिवासी इलाके में बने, लेकिन ये सच्चाई है कि जो धर्मांतरण की प्रक्रिया है वो उससे प्रभावित ये इलाका भी है, और सारी राजनीतिक पार्टियों की नज़र आदिवासी इलाके के वोट बैंक पे है। मामा बालेश्वर के आने के बाद कांग्रेस का वर्चस्व घटा, समाजवादी विचार भी वहां पर एक बार एस्टेब्लिश हुआ। मेरा मूल सवाल ये था कि राहुल गांधी को लेकर आदिवासी इलाकों के अंदर एक्सेप्टेंस क्या इसके बाद बढ़ी है कि वो मणिपुर होकर आए हैं? निश्चित रूप से ये देखिए, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऑर्गेनाइज की है।
भीड़ की कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी वैसे भी आज के दिन एक पॉपुलैरिटी गेन की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी तरफ एक आकर्षण थोड़ा सा बना हुआ है और युवाओं के अंदर भी और इवन पिछड़े इलाके के पिछड़े लोगों के तबके में भी राहुल गांधी थोड़े से पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही ये समझिए कि चैलेंजिंग एक सभा होगी भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बैलेंस करके दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत ने या जिन्होंने भी रणनीति के तहत ये तय किया है, ये बहुत चालाकी भरा फैसला है। व्यापक संदेश पूरे राजस्थान में जा सकता है कि देखिए राहुल गांधी आए तो 7 से 8 लाख लोग वहां पर मौजूद रहे। अमूमन इस तरीके का आंकड़ा होता नहीं है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी सभा, राजनीतिक सभा आज के दिन करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने बूते पर संभव ही नहीं है। पैसा फूंक दे तब भी नहीं होती है। और ये तो ठीक है कि आदिवासी अपने एक उत्सव के लिए वहां पर इकट्ठा होते हैं और वो उस वक्त आपने सभा कर ली तो वो ज्यादातर भीड़ वहां पर आपको दिखाई दे जाती है। जी हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी थोड़े थके नजर आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा के दौरे में व्यस्त रहेंगे? जी देखिए, जिस प्रकार से कल सीकर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा रहा और मैं ये कहूं कि शेखावाटी अंचल में आज तक की सब में बड़ी सभा हुई, इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है और बहुत ही शानदार एक मीटिंग हुई। तो जो वहां पर चर्चा चली वो यही कि शेखावाटी में अब तक की सब में विशाल आम सभा हुई और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में लोग आए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान प्रदेश में सर जेपी नड्डा पे बात कर सकते हैं, कल वो आ रहे हैं प्रधानमंत्री पे कल बात कर चुके हैं सर। संगठन की उनकी बैठकें हैं, जो जिस प्रकार से हमारी जो नियमित रूप से जो बैठकें चलती है वो संगठन की उनकी बैठकें रहेगी, उसके प्रोग्राम है दिन भर और उसी के अनुरूप उनकी कार्रवाई है। ये जो 2023 में राजस्थान में विधानसभा जयपुर एयरपोर्ट से और बीजेपी ऑफिस तक के बीच के कुछ प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वो आते हैं तो एक विशेष तरीके के प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं। नहीं, अभी जो प्रोग्राम है उसमें ये तय है कि संगठनात्मक बैठकें लेंगे और प्रदेश कार्यालय में वो बैठकें लेंगे, अभी यही तय है और संगठन की विभिन्न बैठकों में वो रहेंगे तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा यहाँ के पदाधिकारियों को और जिन जिन के साथ उनकी बैठकें उनको मार्गदर्शन रहेगा उनका। अच्छा, इनसाइड आपको कुछ पता चल पा रहा है कि वो मिठास देने आ रहे हैं, थोड़ी सी नसीहत वाली फटकार देने आ रहे हैं? देखिए, कल की मुझे लगता है विजेंद्र जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको कल की मीटिंग से मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जो सभा हुई है, किस प्रकार से सब हमारे चाहे नेताओं की कार्य उसमें रहा हो, कार्यकर्ताओं ने कार्य किया हो, चाहे प्रदेश की जनता ने सीकर शेखावाटी क्षेत्र के आंचल के लोगों ने जिस प्रकार से स्नेह प्रधानमंत्री जी की सभा में दिया हो, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई कुछ कहना बाकी रह जाता है। साथ ही आपने देखा होगा विभिन्न चैनल्स ने जो अभी बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की, विभिन्न चैनल्स ने जो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री की पसंद जो लोगों की बताई है उसमें एक बहुत लंबा अंतर मोदी जी की लोकप्रियता में और राहुल गांधी में बताया। अच्छा बताइए, राजस्थान में आपके कौन से लोकप्रिय नेता हैं? कुछ सर्वे होते वो भी बताया, तो बताइए आपके कौन से हैं? नहीं, राजस्थान में हमारा कौन नेता लोकप्रिय नहीं है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की राजस्थान में सरकार रही है, जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर किसानों की जमीन नीलाम हुई है, जिस प्रकार से आज राजस्थान में क्या जेपी नड्डा का दौरा छुपी हुई नहीं है। जेपी नड्डा का जो दौरा है उस पर बात कर रहे हैं सर। का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। कल कौन कौन आने वाला है? कल जो सूचना है उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, प्रहलाद जी जोशी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं और जो हमारे संगठन के प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय अरुण सिंह जी, उनका आने का प्रोग्राम है। जी योगी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बैठक को, क्योंकि ये बैक टू बैक है कि बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता राजस्थान के अंदर लगातार आ रहे हैं और इस तरीके की बैठकें ले रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है सीकर की जो सभा थी, जनसभा थी, उसके बाद ये तमाम तैयारियों को लेकर फोकस हुआ है। सभा के संख्या बल पर विस्तरण गहन चिंतन भी बीजेपी के अंदर हुआ है। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि इस बैठक के में वो रणनीति बनेगी, आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है जयपुर की सड़कों पर, तो वो प्रदर्शन ऐतिहासिक हो इसकी कोशिश बीजेपी की रहेगी। लाल डायरी आप देख ही रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमला बोल रही है, उसमें अब क्या नए सिरे से बीजेपी को करना चाहिए।
जेपी नड्डा विस्तृत रूप से, अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि 57 वो सीटें जो बीजेपी के हाथ में, या लगातार कांग्रेस जहाँ से उन सीटों पर कई सीटें जो लगातार हार रही है, वहाँ एक एक सेक्रेटरी डेप्यूट करके और वहाँ पर एक तरह से कहा जाए उन्हीं सीटों पर फोकस किया जाएगा और वहाँ नए सिरे से उम्मीदवार खोज का काम होगा। तो ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो कांग्रेस की जो योजना है, क्या वाकई में इन योजनाओं का कोई असर है, ये देखने का काम भी सेक्रेटरीज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राहुल गांधी की, बहुत देवेंद्र जी बड़े भाई हैं, इन्होंने जो बात कही बहुत काबिल गौर है कि राहुल गांधी की सभा को उस इलाके से, मानगढ़ से करने का अर्थ है। पिछली बार राहुल गांधी बेणेश्वर आए थे, अब की बार राहुल गांधी मानगढ़ आ रहे हैं। इस बीच में उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी राजस्थान में, जो एक कहा जा सकता है सफलतम यात्रा थी। और अशोक गहलोत, मुझे लगता है कि इस विधानसभा सत्र जो 2 तारीख से होगा, इसमें वो स्वस्थ होकर विधानसभा में पहुंच जाएंगे और फिर 9 अगस्त को विधिवत तौर पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनावी शंखनाद कर ठीक है। लेकिन योगी जी, बात हम जेपी नड्डा जी के दौरे की करें, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री की योजनाएं, वर्तमान परिस्थिति, एकजुटता का संदेश, ये वो चीजें रहेंगे जिनकी काट ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि भाई कांग्रेस के अंदर अभी तक हम कमियां ढूंढ रहे थे कि चलो ऐसा हो जाएगा तो फायदा होगा, ऐसा हो जाएगा तो फायदा होगा, ये नेता चला जाएगा तो फायदा होगा, लेकिन परिस्थिति बदल गई। बात तो ये आपकी सही है। काट तो गुलाब चंद कटारिया की भी उदयपुर डिवीजन में नहीं है, उनकी कमी महसूस होगी, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं महसूस होगी, राज्यपाल वो बनकर चले गए, लेकिन उनकी कमी 100% महसूस होगी। वसुंधरा राजे एक बड़ा चैप्टर, बड़ा फैक्टर है बीजेपी के अंदर जो सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर वसुंधरा राजे को इसी तरह उनके पूरे मामले को लिंगर ऑन बीजेपी करती रही तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वसुंधरा राजे की बीते दिनों में लसाड़िया की सभा देख लीजिए, और जो उनकी सभाएं हुई हैं वो अपने आप में बिना किसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बगैर उनकी सभाएं बहुत ही ज़बरदस्त हुई। तो ऐसे में राजस्थान के बीजेपी संगठन और वसुंधरा राजे दोनों को एक करने के बाद ही पूरी भंगीमा चुनाव की बीजेपी बना पाएगी। एक लाइन में मुझे बताइए, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है, क्या बीजेपी किसी फेस के साथ जा सकती है, उस स्थिति में आ गई है? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी फेस के साथ जाएगी, ये तय हो चुका है। बीजेपी बिना फेस के चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस घोषित फेस नहीं अशोक गहलोत, लेकिन अघोषित फेस अशोक गहलोत रहेगा कांग्रेस पार्टी की। देवेंद्र शास्त्री जी, आपने वैसे तो काफी कुछ बता दिया सर, लेकिन जरा ये बताइए, कल एक सर्वे भी आया और उस सर्वे के अंदर बताया गया कि भाई बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, कांग्रेस थोड़ी सी पीछे रहती नजर आ रही है। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी सियासी नदी में बहुत पानी बहना बाकी है। मसलन टिकट किसको कैसे दिया जाएगा, किसको आगे किया जाएगा, किसके सभाएं कहां की जाएंगी, वहां का फैक्टर क्या रहेगा, ये पूरे समीकरण को बदल देते हैं। देखो विजेंद्र, ये जो सर्वे हैं ये इनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी विश्वसनीयता क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये बहुत अर्ली हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मीडिया में सर्वे आ रहे हैं वो बहुत सारे प्रायोजित आने लग गए हैं, इसलिए एक एजेंडे के साथ बायस जोड़ हाँ, सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर मुझे लगता है कि चर्चा करना भी मुझे लगता है टाइम बर्बादी है। लेकिन नहीं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी का दौरा है या जिस तरीके की योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, उससे एक अलग इंपैक्ट उस सर्वे के अंदर नजर आए, क्योंकि अभी तो कांग्रेस ने एक्सेलरेट करना ही शुरू किया है। डेफिनेटली, देखिए बहुत सारे मामलों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनावी तैयारी में थोड़ी सी आगे चल रही है। ये जैसे हमारे साथी ने उठाया मुद्दा कि वसुंधरा राजे वाला मसला जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी का अनसॉल्व पड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि नड्डा जी की कल की यात्रा जो है उसी समस्या को लेकर के चर्चा करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जो उनकी लीडरशिप है वो चाहती है कि भाई उसका कोई विकल्प निकल जाए या उसका कोई रास्ता निकल जाए, दोनों साथ में बैठ करके लड़ सकते हों, और वसुंधरा जी जो है अपनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से थोड़ी सी साइडलाइन करके हम लोग आगे निकल जाएं। चतुर्वेदी, फाइनल कमेंट आपसे। संख्या बल तो वहां समर्थकों का दिख जाएगा, बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा, क्या नेताओं का एकजुटता का समर्थन भी वहां दिखाने की कोशिश की जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर करके कि हमारे इतने लाख इतने हजार लोग अब प्रदर्शन में आएंगे, और ये जयपुर से लेकर के कई जगह इन्होंने प्रदर्शन किए। प्रधानमंत्री की सभा भी हमने देखी कि एक फीकी सभा थी जिसमें न उत्साह कार्यकर्ताओं में न था, न प्रधानमंत्री में था, और जेपी नड्डा जी भी मुझे लगता है शायद उस सभा में जो कमी रह गई उसके लिए आ रहे हैं। बाकी जेपी नड्डा जी न हिमाचल में कुछ जब उनका गृह राज्य है वहाँ पर कमाल कर सके, कर्नाटक वगैरह सब जगह हमने देखा, वही हाल राजस्थान में बीजेपी का होगा। और कांग्रेस का अगर
आप देखेंगे हमारे जितने धरने प्रदर्शन हमने केंद्र सरकार के खिलाफ किए, एक दिन के अल्टीमेटम पे आप देखेंगे हमारे राज्य जिला स्तरीय जो प्रदर्शन थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मैंने सवाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर और सभा को लेकर किया था, लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश पारिक जी, देवेंद्र शास्त्री जी और योगी जी, आपका भी शुक्रिया। नेता आपके बीच आएंगे, वादे भी करेंगे, दूसरी पार्टी पर हमला भी करेंगे, लेकिन ये तो आपको तय करना है कि आपकी जेब में 2 पैसे किसकी वजह से बच रहे हैं और रोजगार किसकी वजह से मिल रहा है और किसकी वजह से आप सुरक्षित रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास को अपनी आंखों से देख रहे हैं। नमस्कार।